मुंबई माफिया की 6 दिहाइयों का लंबा और मुश्किल तरीन सफर। ये दास्तान एक ऐसे शख्स के गिर्द घूमती है जिसने बहादुरी, चालाकी और मजबूत आसाब की बुनियाद पर खुद को डॉन बनवाया। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। उसका चेहरा माजी की मशहूर अदाकारा लीना चंद्रवाकर से मिलता था। सुजाता कौर दिलकश नए नक्श वाली लड़की थी और उसके गालों पर पड़ने वाले डिंपल से उसका हुस्न और भी दोबाला हो जाया करता। दाऊद इब्राहिम भी उसके हुस्न से मुतासिर हुए बगैर न रह सका। गो उनका जोड़ जाहिरी तौर पर मुनासिब दिखाई न देता था, लेकिन ये लड़की दाऊद इब्राहिम को भा गई थी। वो पंजाबी कुड़ी थी और दाऊद ठहरा एक सख्त मिजाज इंसान। इस मामले की शुरुआत मुसाफिर खाना साउथ बम्बई में दाऊद इब्राहिम की दुकान से हुई। सुजाता करीब ही कहीं रहा करती थी और जब कभी भी मनीष मार्केट की दुकानों के करीब से उसका गुजर होता, दाऊद इब्राहिम उस पर नजर डाले बगैर न रहता। उस सड़क से गुजरने वाली तमाम लड़कियों से सुजाता हर लिहाज से मुनफरिद दिखाई देती थी। दाऊद इब्राहिम उसके पीछे पीछे भी जाता था, यहाँ तक कि एक दिन दाऊद इब्राहिम ने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दिया। दाऊद वो सब कुछ कर रहा था जो उसकी जगह कोई भी दूसरा शख्स कर सकता था, यानी बस स्टॉप पर मिलना और एक झलक देखने के लिए घंटों इंतजार करना वगैरह। सुजाता ज्यादा अरसा दाऊद इब्राहिम के प्यार को नजरअंदाज न कर सकी और बिलाखिर दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करने लगे। अगले 2 बरसों में ये इतने करीब आ गए थे कि अब उन्हें जुदा करना मुमकिन दिखाई न देता। सारी दुनिया दाऊद इब्राहिम का एक चेहरा जानती थी और उससे डरती थी, क्योंकि उसका ताल्लुक अंडरवर्ल्ड से था। लेकिन सुजाता वो वाहिद थी जिसे अंदाजा था कि दाऊद इब्राहिम दिल का कितना अच्छा और कितना प्यार करने वाला इंसान है। उन्हीं दिनों सुजाता के वालिदैन को सुजाता और दाऊद इब्राहिम की मुलाकातों की खबर हुई। सुजाता का बाप बहुत नाराज हुआ और उसने बिला ताखीर सुजाता की मंगनी अपने खानदान के एक लड़के से कर दी। उसका कहना था कि मैं अपनी बेटी एक ऐसे शख्स के हवाले कैसे कर दूं जो बम्बई माफिया का एक रुकन है। दाऊद इब्राहिम के लिए मजीद मुश्किल ये पैदा हो गई कि उसके वालिदैन ने सुजाता के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी। दाऊद इब्राहिम न सिर्फ मुसलमान था बल्कि माशरे में उसे अच्छी नजर से भी न देखा जाता, इसलिए उसके वालिदैन के नजदीक ये एक नामुमकिन शादी थी। सुजाता के वालिद ने एक दिन दरवाजा खोला तो दाऊद इब्राहिम गुस्से में भरा सामने खड़ा था। दाऊद इब्राहिम ने कहा, उसे किससे शादी करनी है ये फैसला उसी को करने दो। इस दौरान पूरा मोहल्ला जमा हो चुका था कि देखें अब क्या होता है। सुजाता के वालिद ने कहा, मेरी बेटी तुम्हें चुन तो सकती है, लेकिन उसके बाद वो यतीम हो जाएगी। अगर उसने तुम्हें न छोड़ा तो मैं और मेरी बीवी इस बिल्डिंग से कूद कर जान दे देंगे। सुजाता कौर अपनी माँ के साथ अंदर मौजूद घुट घुट कर रो रही थी। ये सारी सूरत हाल देख कर उसने फैसला किया कि अपने वालिदैन की खातिर वो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देगी। लिहाजा उसने दाऊद इब्राहिम की जानिब देखा और बड़ी सख्ती से बोली, हम कभी नहीं मिल सकते, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। एक लम्हे के लिए गोया कि दाऊद इब्राहिम पर बिजली सी गिर गई। वो बुत की मानिंद अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसका जी चाह रहा था कि सुजाता को उठाकर बजोरे कुव्वत वहां से ले जाए, लेकिन उसकी मोहब्बत उसे ऐसा करने से रोक रही थी। दाऊद इब्राहिम एक ज़हीन इंसान था। उसे अंदाजा था कि जोर जबरदस्ती से किसी को मोहब्बत करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, बल्कि मौजूदा सूरत हाल में मामलात उसके हाथ से निकल भी सकते थे। अब तक तो सुजाता महज अपने वालिदैन की खातिर कुर्बानी दे रही थी, लेकिन अगर उसने कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो उससे वाकयातन दाऊद इब्राहिम से नफरत हो जाएगी। दाऊद इब्राहिम के दिल की ये हालत थी कि उसे महसूस हो रहा था गोया कि किसी ने उसका दिल चीर दिया हो। दाऊद की अंडरवर्ल्ड जिसका वो निडर बासी था, उसमें भी कभी किसी को इतने गहरे घाव न लगे होंगे। मायूसी और कर्ब की हालत में दाऊद इब्राहिम ने सुजाता के घर की सीढ़ियों से उतरना शुरू किया। दाऊद अपने मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगा, बेवफा कहीं की, मेरे खिलाफ हो गई। उन दिनों दाऊद इब्राहिम सुजाता के प्यार में बहुत परेशान रहने लगा था। वो कोई काम न करता बल्कि दिन रात आहें भरता रहता। उसके साथी कहते कि इन दिनों दाऊद इब्राहिम दिलीप कुमार का मशहूर गाना अक्सर गुनगुनाया करता, दिल दिया दर्द लिया, गुजरे हैं आज इश्क में हम उस मकाम से, नफरत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से। आज से पहले दाऊद इब्राहिम कभी इतना उदास न हुआ था, लेकिन अब सुजाता के प्यार ने उसे बदल कर रख दिया। वो अपनी इस हालत का जिम्मेदार सुजाता के इनकार को समझता था। उसे यकीन हो चला था कि सुजाता बेवफा है। वो समझता था कि प्यार की खातिर सुजाता को हालात से लड़ना चाहिए था। बड़ी मुश्किल से दाऊद इब्राहिम ने जिंदगी के ये दिन गुजारे। अपनी मोहब्बत की आग में 1 साल जलने के बाद बिलाखिर उसे तमाम औरतों से नफरत सी हो गई। उसने अपने तय फैसला कर लिया कि औरतें इस लायक नहीं होती कि उन्हें बहुत ज्यादा सर चढ़ाया जाए, उन्हें हद से ज्यादा प्यार किया जाए। दाऊद इब्राहिम ने सोचा कि औरतों को बस एक हद तक रखना चाहिए। दाऊद इब्राहिम के दोस्तों ने मशवरा दिया कि अपना गम दूर करने के लिए उसे शराब का सहारा ढूंढना चाहिए, लेकिन दाऊद इब्राहिम ने इनकार कर दिया और शराब की बोतल को ठोकर मार दी। जब कभी उसके दोस्तों ने कोशिश की कि उसका गम हल्का हो जाए तो उन्हें दाऊद इब्राहिम की जानिब से मायूसी
मायूसी हुई। अब दाऊद इब्राहिम फैसला कर चुका था कि सारी जिंदगी कभी भी किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार न होगा। लेकिन जब दाऊद और महजबीन का आमना सामना हुआ तो खुद से किए गए दाऊद इब्राहिम के सारे अहद रेत की दीवार साबित हुए। टैक्सी ड्राइवर यूसुफ काश्मीरी के लिए बड़े फख्र की बात थी कि इब्राहिम कास्कर ने अपने बेटे के लिए उसकी बेटी का हाथ मांगा है। अपनी ईमानदारी और दूसरों का हमदर्द होने की वजह से इब्राहिम भाई न सिर्फ महकमा पुलिस बल्कि अपने पूरे इलाके में हर दिल अजीज थे। इसलिए इब्राहिम भाई के बेटे को अपना दामाद बनाना यूसुफ काश्मीरी के लिए बड़ी खुशखबरी की बात थी। जुनूबी बम्बई के मुस्लिम अक्सरियती इलाके डोंगरी की छोटी सी गली में ये शादी इंतहाई सादगी से तय पाई। महजबीन को अंदाजा भी न था कि उसकी शादी एक ऐसे शख्स से की जा रही है जो किसी वक्त भारत का सबसे बड़ा डॉन कहलाएगा। शायद दाऊद इब्राहिम को खुद भी उस बात का अंदाजा न था कि वो भारत की अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बनने वाला है। उसे इस बात का अंदाजा भी न था कि वो अपना बिजनेस अरब, अफ्रीका और यूरोपीय ममालिक तक फैला लेगा। उसे इस बात का अंदाजा भी न था कि एक दिन उसके असासे 4000 करोड़ रुपए से भी तजावुज कर जाएंगे। शादी के वक्त महजबीन को सिर्फ इतना पता था कि उसका शौहर गली मोहल्ले के किसी झगड़े में गिरफ्तार हो जाता है तो उसके हवालदार वालिद अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके उसे हवालात से छुड़वा लेता है। शादी के बाद दोनों मियाँ बीवी 1982-83 के दरमियान हनीमून के लिए गए। हनीमून से वापस आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता महजबीन को अंदाजा होने लगा कि उसके शौहर का कारोबार कुछ इस तरह का है कि वो हर दम खतरों में घिरा रहता है। तहम एक सादा सी घरेलू लड़की होने की वजह से महजबीन को दाऊद इब्राहिम की सरगर्मियों के बारे में मुकम्मल तौर पर अंदाजा न हो सका और न ही वो कभी किसी टोह में लगी रहती थी। वो खामोशी के साथ अपनी घरेलू जिंदगी में मगन रहती। लेकिन जब पठान ग्रुप की जानिब से उसके देवर साबिर को कत्ल कर दिया गया तो महजबीन को अपने शौहर की बहुत फिक्र रहने लगी। इस वाक़े के बाद दाऊद इब्राहिम की जिंदगी में गोया एक हलचल सी मच गई थी। हालात दाऊद के लिए इतने खराब हो गए थे कि उसे हिंदुस्तान छोड़कर दुबई जाना पड़ा। बाद में उसने अपनी फैमिली को भी दुबई में ही बुलवा लिया। महजबीन अपनी 2 बेटियों और घरेलू जिंदगी में ही हमेशा मगन रही। उसे दाऊद इब्राहिम की कारोबारी सरगर्मियों से कभी कोई सरोकार न रहा। दाऊद इब्राहिम ने भी कभी इस सिलसिले में उससे मशवरा न किया। दाऊद इब्राहिम के अफेयर्स के बारे में बॉलीवुड से वक्तन फवक्तन कहानियां मशहूर होती रही हैं, लेकिन उसे अपनी शरीक हयात से बेपनाह मोहब्बत थी। उसने महजबीन को हमेशा खुश रखा और उसके नाम पर काफी प्रॉपर्टी भी खरीदी। बम्बई में कसीरुल मंजिला इमारत महजबीन मेंशन ऐसी ही इमारतों में से एक इमारत है। जुनूबी बम्बई में वाक़े कांग्रेस हाउस के बरामदों में खूबसूरत लड़कियां तरह तरह के लिबास पहने इधर उधर फिरती और हंसी मजाक करती नजर आ रही थी। उनकी जबान भी नाजेबा थी और अंदाज भी घटिया था। एक वक्त था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के करता धरता जिन्होंने आजादी की तहरीक की रहनुमाई की थी, उन्होंने कांग्रेस हाउस को अपना बेस कैंप बना रखा था। वो भी बहुत अच्छे दिन हुआ करते थे, लेकिन 70 की दिहाई तक ये जगह आवारा औरतों और लड़कियों की आमाजगाह बन चुकी थी। उनमें से चंद लड़कियां नाच के साथ साथ गाना गाने की भी सलाहियत रखती थी। वक्त गुजरता गया और इस जगह का माहौल बद से बदतर होता चला गया, जहाँ तक कि कांग्रेस हाउस जिस्म फरोशी के अड्डे में तब्दील होकर रह गया। अब यहाँ हर किस्म के लोगों का तांता बंधा रहता था। कमाथीपुरा और फॉकलैंड रोड पर मौजूद अड्डों की बनिस्बत कांग्रेस हाउस में ज्यादा मालदार लोग आया करते थे, इसलिए इस जगह मजमूम कारोबार होने के बावजूद कमाथीपुरा के बरक्स इसका माहौल कुछ बेहतर था। यहाँ माहौल को साफ सुथरा रखने की कोशिश की जाती थी। ये लड़कियां छोटी छोटी अलहदा अलहदा खोलियों में रहा करती थी। उनकी आंखों में कोई ख्वाब न थे और न ही उनका कोई खानदान था। उन्होंने सिर्फ गाहक और वो मैडमें देखी थी जो हर वक्त उन पर नजर रखती थी। इनमें से ज्यादातर अपनी जिंदगी के दिन यहीं पूरे करके मरकब जाया करती थी। चंद खवातीन ने अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूलों में डाल रखा था ताकि इस बुराई की दुनिया का उन पर साया भी न पड़े। शहर के चेहरे पर लगा ये बदनुमा दाग वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता चला गया। गुनाहों की इसी दुनिया में नंदा और चित्रा भी रहा करती थी। ये दोनों 25 बरस के लगभग थी। नंदा और चित्रा दोस्त थीं और यहाँ के गलीज धंधे में उन्हें जबरदस्ती धकेला गया था। ये दोनों कम उम्री में ही यतीम हो गई थी। इनके रिश्तेदारों ने महज चंद रुपयों की खातिर उन्हें कांग्रेस हाउस वालों के हाथों बेच डाला। उसके बाद से वो इस गलीज धंधे में ही मुलव्विस रहीं। उनके कम ज़हनों को कभी ये समझ ही ना आया कि उनके साथ ये सब कुछ आखिर क्यों हुआ। उन दोनों ने इसी तरह आने वाली बहुत सी दीगर लड़कियों की तरह इस जिंदगी को अपना मुकद्दर जानकर कबूल कर लिया था। घिनौने धंधे से मुंसलिक ये लड़कियां किस्म किस्म के लोगों से मिलती जुलती, लेकिन कभी न कभी कोई ऐसा आ जाता जिनकी ये खुद राह देखने लगती थी। चित्रा के लिए साबिर भी एक ऐसा ही शख्स था। अभी साबिर की शादी को दूसरा साल था कि चित्रा उसकी जिंदगी में आ गई। देखने में खूबसूरत चित्रा को साबिर बहुत अच्छा लगता था। साबिर उर्दू की शायरी में दिलचस्पी रखता था और जब चित्रा सामने आती तो प्यार भरी गजलों के अशार उसके लिए पढ़ता। इन अशार को सुनकर चित्रा और भी ज्यादा मरूब और हसीन ख्वाबों में खो जाया करती थी। साबिर ने मोहब्बत की शादी की थी और उसकी बीवी शहनाज एक खूबसूरत औरत थी। शादी से पहले शहनाज एक पठान लड़के में दिलचस्पी रखती थी, लेकिन जब साबिर से उसकी मुलाकात हुई तो वो साबिर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। दाऊद इब्राहिम को ये बात बिल्कुल भी पसंद न आई
आई कि साबिर किसी ऐसी लड़की से शादी करे जिसे कोई और पसंद रहा हो, लेकिन दाऊद इब्राहिम साबिर से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए उसकी ख्वाहिशात के सामने हार मान लेता। शादी के 1 साल बाद ही साबिर के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने शिराज रखा। अगले साल शहनाज फिर से उम्मीद से थी। उन्हीं दिनों साबिर का ध्यान चित्रा की जानिब गया। चित्रा ने साबिर की दुनिया में प्यार और मोहब्बत के पुराने दिन लौटा दिए। अब ये दोनों फिल्म देखने के लिए सिनेमा जाते। ये लोग कभी भेलपूरी खाते और कभी चपाती, कभी कभी दोनों किसी महंगे होटल में डिनर के लिए भी चले जाते। कभी कभी साबिर चित्रा को अपनी गाड़ी में लंबी ड्राइव पर भी ले जाता और रात भर बम्बई की सड़कों पर घुमाता। चित्रा को साबिर के साथ वैसे ही बहुत अच्छा लगता था। इस पर साबिर की दौलत ने मजीद 4 चांद लगा दिए थे। गोया साबिर चित्रा की जहन्नुम नुमा जिंदगी में निजात का फरिश्ता बनकर वारिद हुआ था। कांग्रेस हाउस की खोलियों में गुजरने वाली जिंदगी कठिन, मायूसी और दर्द से भरपूर थी, लेकिन साबिर के आ जाने से चित्रा चंद लम्हात के लिए ये सब कुछ भूलकर सुहाने सपनों में खो जाया करती। अपनी फैमिली, बिजनेस और दीगर मसरूफियात की वजह से साबिर चंद लम्हात ही चित्रा के नाम कर सकता था, लेकिन जब कभी साबिर चित्रा को कांग्रेस हाउस ड्रॉप करता, वो उसके साथ गुजारे हुए वक्त की यादों के सहारे बाकी मांदा वक्त गुजार देती, यहाँ तक कि उनकी मुलाकात का वक्त फिर शुरू हो जाता। चित्रा पर साबिर के साथ गुजारे हुए वक्त का गलबा इतना शदीद रहता कि उसका जी चाहता कि सारी दुनिया को बताए कि इन लम्हात को पाकर वो कितनी खुश है। अपने जज्बात पर काबू न पाते हुए बिलाखिर वो सारी बातें अपनी दोस्त और हमराज नंदा से कर दिया करती। चित्रा नंदा को बताती कि आज हम समंदर किनारे गए, आज हमने आइसक्रीम खाई, आज ये फिल्म देखी, वगैरह वगैरह। नंदा को चित्रा की बातें सुनकर अब हसद होने लगा था, लेकिन नंदा ने चित्रा से अपने जज्बात का इजहार न किया। नंदा भी किसी ऐसे शख्स की राह देख रही थी। उनकी जिंदगी में इन बातों से कोई बड़ी तब्दीली आने वाली नहीं थी। परियों के देश से कोई राजा आकर उन्हें शहजादी बनाकर ले जाने के लिए तैयार न था। अलबत्ता ऐसे चंद लम्हात मुयस्सर आ जाने से उन्हें अपनी गलीज जिंदगी के दर्द से आरजी छुटकारा जरूर मिल जाया करता। जब कभी चित्रा नंदा को साबिर के साथ गुजारे हुए लम्हात की रुदाद सुनाती, नंदा मजीद परेशान हो जाती। फिर एक दिन एक खूबसूरत कदावर शख्स उसकी जिंदगी में भी आ गया। ये पठान ग्रुप का अमीरजादा था। उसने नंदा से किसी खास मकसद के लिए दोस्ती की थी, लेकिन नंदा ये समझी कि अमीरजादा उससे हकीकी मोहब्बत करता है। मोहब्बत के पर्दे आंखों पर पड़ने के सबब नंदा को अमीरजादा के हकीकी अज़ाइम का जर्रा बराबर भी एहसास न हो सका। अमीरजादा को मालूम हो चुका था कि साबिर चित्रा को पसंद करता है और चित्रा साबिर की कमजोरी बन चुकी है। जब अमीरजादा ने देखा कि साबिर चित्रा से पूरी तरह घुल मिल चुका है, तो एक मंसूबे के तहत अमीरजादा ने चित्रा की देरीना दोस्त और राजदार नंदा की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। यूं नंदा को भी चित्रा की मानिंद एक साथी मिल गया था, जिससे मिलकर उसका गम हल्का हो जाया करता था और चंद लम्हात के लिए वो अपने सारे दुख दर्द भुला दिया करती थी। लेकिन ये बातें ज्यादा देर छुपी न रह सकी। साबिर को अमीरजादा और नंदा की दोस्ती का इल्म हो गया। गो अमीरजादा माजी में कास्कर बरादरान का देरीना दुश्मन रह चुका था, लेकिन साबिर ने सोचा कि वो माजी था और अब मुकद्दस अमन मुआहिदे की मौजूदगी में उनके दरमियान कोई झगड़ा बाकी नहीं रहा। दर हकीकत साबिर ने अमीरजादा को समझने में गलती की थी। अमीरजादा नंदा के जरिए साबिर की हरकत सकनात पर नजर रखने लगा। एक रात अमीरजादा ने नंदा को फोन करके कहा कि वो उससे मिलना चाहता है। नंदा ने देखा कि उसकी दोस्त चित्रा परेशान बैठी है, इसलिए नंदा ने अमीरजादा से कहा कि अगर उसे बुरा न लगे तो अपनी सहेली को भी साथ ले आए, क्योंकि वो अकेली और बहुत उदास है। चित्रा ने नंदा की बातें सुन ली और फौरन ही नंदा से कहा कि वो उसके साथ न जा सकेगी क्योंकि साबिर उसे लेने आ रहा है। नंदा ने बिला सोचे समझे ये बात अमीरजादा को बता दी। ये सुनते ही अमीरजादा ने नंदा से कहा कि अगले दिन तक वो उससे नहीं मिल पाएगा और जोर से फोन बंद कर दिया। नंदा हैरान और परेशान खड़ी फोन पर हेलो हेलो करती रह गई, लेकिन दूसरी जानिब से कोई जवाब मौसूल न हुआ। कांग्रेस हाउस में औकात की पाबंदी सख्ती से की जाती थी और ग्राहकों को 12:30 के बाद वहाँ रहने की इजाजत न थी, इसलिए जब साबिर रात गए आता तो चित्रा को लंबी ड्राइव पर ले जाता। 12 फरवरी 1981 की उस शब तकरीबन 1 बजे रात दोनों गाड़ी में सवार हुए। उस रात साबिर अपनी बीवी के मामूल के मेडिकल चेकअप करवाने के बाद वहां आया था। चित्रा ने साबिर को फोन करके बुलाया था कि उसे साबिर की बहुत याद आ रही थी। फोन सुनते ही साबिर निकल पड़ा और अपनी बीवी से कहा कि अब सुबह मुलाकात होगी। शहनाज अपने शौहर साबिर के इस मामूल की आदी हो चुकी थी। साबिर रातों को उमूमन घर से बाहर रहने लगा था। इस तरह रोज रोज रातें बाहर गुजारने पर घर में झगड़े भी होने लगे थे, लेकिन साबिर गुस्से में निकल जाता। जैसे ही साबिर की गाड़ी कमाथीपुरा से निकली और हाजी अली के मकबरे पर पहुंची, साबिर ने आदतन गाड़ी के शीशे में देखा तो उसे अपनी गाड़ी के पीछे फूलों से सजी एक कार नजर आई। साबिर ने सोचा कि शायद कोई दुल्हा और दुल्हन अपनी नई जिंदगी का आगाज करने के लिए जा रहे हैं।
इसी असना में साबिर ने फ्यूल गेज देखा तो गाड़ी में पेट्रोल तकरीबन खत्म हो रहा था। साबिर ने इधर उधर देखा लेकिन कोई पेट्रोल पंप खुला नजर नहीं आया। इतने में उसे याद आया कि प्रभा देवी में एक पेट्रोल पंप मौजूद है, इसलिए वो उसी जानिब चल दिया। साबिर को अंदाजा था कि उसकी गाड़ी इस पेट्रोल पंप तक तो चली जाएगी। अचानक साबिर की नजर पीछे पड़ी तो उसने देखा कि फूलों से सजी गाड़ी अभी तक उसके ताकुब में है। साबिर बल खाती छोटी मोटी गलियों से होता हुआ पेट्रोल पंप की जानिब बढ़ रहा था, लेकिन सजी हुई गाड़ी मुसलसल उसके ताकुब में थी। दरअसल उस गाड़ी में कोई दुल्हा दुल्हन मौजूद न थे, बल्कि उसमें तो पठान ग्रुप के लड़के थे जो कि साबिर की मौत का सामान लिए उसके पीछे पीछे आ रहे थे। गाड़ी के अंदर मामूर खान, अमीरजादा, आलम सेब और मनोहर उर्फ मानिया अपने हथियारों से लैस बैठे हुए थे। साबिर ने प्रभा देवी में जब पेट्रोल पंप खुला देखा तो अपनी गाड़ी अंदर ले गया। साबिर जैसे ही रुका, दूसरी गाड़ी उसके बिल्कुल पीछे आकर रुक गई। ये देखकर साबिर ने चित्रा से गाड़ी से उतरने को कहा और गाड़ी में रखी अपनी पिस्तौल टटोलने लगा, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। पिछली गाड़ी में बैठे 5 मुसल्लह अफराद गाड़ी से नीचे उतरे और उन्होंने चित्रा को गाड़ी से नीचे उतार लिया। खौफ के मारे चित्रा का जिस्म थर थर कांपने लगा। साबिर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसका जहन माऊफ होकर रह गया। इसी असना में उसके दुश्मनों ने अपनी बंदूकों से बारूद उगलना शुरू कर दिया। गोलियों का चलना था कि चित्रा जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। गोलियों और चीखों की आवाजों ने रातों के सन्नाटे को मजीद हैबतनाक मंजर में तब्दील कर दिया। साबिर हलाक हो चुका था। उसका जिस्म और गाड़ी गोलियों से छलनी थी। बाद में रिपोर्ट से पता चला कि 9 गोलियां उसके जिस्म से निकाली गईं। उसके जिस्म से इतना खून निकला था कि उसके जूते भी खून से भीगकर नरम पड़ चुके थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।